Hi everyone, we all have heard the basic story of रामायण और हम सबको वो स्टोरी प्लॉट बाय प्लॉट याद भी होगी। लेकिन क्या कभी हमने मैनेजमेंट को और रामायण को रिलेट करने की कोशिश की है? नहीं। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम मैनेजमेंट लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण। So if you haven't subscribed to my channel, then go subscribe it and press the bell icon. The first lesson is Ram's leadership model और ethical leadership. राम भगवान को हम एज ए सुप्रीम लीडर मानते हैं और हम बोलते हैं दैट ही इज़ किंग ऑफ किंग्स। और उनको एक एथिकल लीडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक्सपर्ट थे एथिक्स में, पॉलिसी बनाने में, और वो हमेशा देखते थे ट्रुथ, लव और जेंटलनेस को। राम भगवान में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, जैसे कि हम सब ने वो दुआ सुना है, मंगल भवन अमंगल हारी। इसका मतलब है कि राम भगवान जो इंसान अच्छा करता है या फिर दूसरों के लिए अच्छा करते हैं उनके साथ में रहते हैं, और जो इविल कंडक्ट करते हैं लोग या फिर जो इविल कंडक्ट होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। राम भगवान के पास 6 आशीर्वाद थे जो कि थे स्ट्रेंथ, ब्यूटी, करेज, वेल्थ, सेक्रीफाइस एंड नॉन अटैचमेंट। राम भगवान हमेशा काइंड थे, मर्सी थे, लव शो करते थे अपना उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को सरेंडर कर देते थे उनके सामने। और राम भगवान हमेशा जो भी वो लॉस कर देते थे या फिर वो हमेशा जो भी चीज़ उनके पास से जा चुकी होती थी वो हमेशा उसको रीगेन कर लेते थे। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी और जो बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो कि हर एक मैनेजर के पास होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। अगर आपके पास लॉसेस हो रहे हैं आपकी कंपनी में तो आप हमेशा चाहोगे कि आप जल्दी से उस लॉसेस को रिकवर कर लो। इन सब के अलावा राम भगवान एक इवन माइंडेड पर्सन थे, उनके पास एक सेल्फ कंट्रोल और गुड कंडक्ट था और वो हमेशा खुश रहते थे। ये सारी क्वालिटीज़ थी जो राम भगवान को एक रोल मॉडल बनाती थी एक एथिकल लीडरशिप के लिए। और इस तरह की लीडरशिप ही है जो कि रिक्वायर्ड है आज के समय में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड इज राम राज्य और गुड गवर्नेंस। राम भगवान एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने एक इस्टेब्लिश कर दिया था एक बेंचमार्क गवर्नेंस ऑफ स्टेट या फिर मॉडल ऑफ स्टेट गवर्नेंस के लिए, क्योंकि राम राज्य के अंदर एक एथिकल रूल था। सब कुछ वहाँ पे बेस्ड था एथिक्स के ऊपर। हर इंसान ईगो से फ्री था और मैट्रिमोनियल एथिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई थे। रिलीजन परवेल करता था राम राज्य के अंदर। जितने भी धर्म थे वो कम्प्लीटली वो लोग ट्रुथ, प्योरिटी, काइंडनेस और डोनेशन को मानते थे। हर इंसान खुश था। राम राज्य में कोई भी पुअर, पेनलेस, हेल्पलेस नहीं था और ना ही कोई इलिटरेट था। सबके अंदर एक गुड क्वालिटीज़ थी और सब लोगों के अंदर डिवोशंस था। देवर नो एनिमिनिटी। किसी भी इंसान के अंदर एनिमिनिटी नहीं थी, मतलब कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे राम राज्य में। जैसे कि आप देखोगे महाभारत के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे किंगडम को लेकर के या फिर और भी लोगों के अंदर। राम राज्य में पनिशमेंट वॉज नॉट नीडेड, क्योंकि सब लोग बिलीव करते थे कि अगर कोई इंसान ने अपनी गलती मान ली है तो उसको पनिशमेंट देने का कोई सेंस नहीं है। अब ऑलराउंडेड प्रॉस्पेरिटी थी, गुड सोशल रिलेशनशिप थे और पब्लिक एंड रिस्ट्रेन किंग। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि वहाँ पे राम भगवान ने खुद ने सब लोगों को बोल दिया था कि अगर मैं कुछ भी अनएथिकल बोलता हूँ या फिर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप सबके पास पूरा राइट है कि आप लोग बिना डरे मेरे को रिस्ट्रेन कर सकते हो। देन देयर वॉज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। राम भगवान हमेशा किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस, कलर, लिटरेसी, कम्युनिकेटिव या फिर इंटेलेक्ट के बेसिस पे। वो एक इवन माइंडेड पर्सन थे। वो बोलते थे कि मैं कंसिडर करता हूँ रिलेशनशिप को ऑन द बेसिस ऑफ डिवोशन। और उन्होंने बोला था कि कोई भी अगर इंसान है वो बहुत सुपीरियर है, चाहे वो कास्ट को लेके हो, क्रीड को लेके हो, कुल, धर्म, वेल्थ या स्ट्रेंथ को लेकर हो, लेकिन अगर वो मेरा डिवोटी नहीं है तो मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। वो इंसान मेरे लिए एक वाटरलेस क्लाउड की तरह है। वाटरलेस क्लाउड का मतलब जो जिस भी क्लाउड में अगर पानी नहीं है तो वो हमेशा बारिश नहीं कर सकता, मतलब वो पानी हमें दे नहीं सकता, तो उसका क्या सेंस है। और वो बोलते थे कि मैं हमेशा लव करता हूँ लोगों को जो कि मेरे को डिवोशन है, और मैं उन्हीं को बिना इन सब चीज़ों के, कास्ट, क्रीड और इन सब के लव करता ही रहूँगा। और जब वो अयोध्या वापस आए थे अपने वनवास के बाद तो वो पर्सनली हर एक इंसान से मिल के आए थे। द नेक्स्ट इज़ वेलफेयर मैनेजमेंट। राम भगवान बोलते कि कोई भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है कि वो किसी भी डेजिग्नेशन पर पहुंच सकता है, लेकिन अगर वो तभी वहाँ पहुँचता है अगर वो सब लोगों को साथ लेके चल रहा हो या फिर सब लोगों की वो हेल्प कर रहा हो। राम भगवान प्यार करते थे उन सब लोगों को जो कि डिज़ायरलेस थे, और उनके लिए एक अलग मर्जी थी लोगों को लेकर के जिनके काम को इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी या फिर जिन लोगों को बाकी लोग इतनी रेस्पेक्ट नहीं देते थे। द नेक्स्ट इज़ वर्क एथोस एंड वैल्यूज़। राम भगवान के लिए मतलब जो एक्सेलेंस थे वर्क एथिक्स और वैल्यूज़ के अंदर, क्योंकि राम भगवान ना बोलते थे कि
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और राम भगवान सारे काम को सेल्फ अकम्प्लिश करते थे और जो भी लोग उनकी हेल्प करते थे उन सबको इक्वल ऑनर देते थे। राम भगवान ने अपना एक्सप्रेस किया था ग्रैटिट्यूड सिर्फ हनुमान के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए जिसने कि भी उनके लिए क्राइसिस के टाइम पे उनकी हेल्प की थी। उन्होंने सुग्रीव, अंगद, हनुमान, भीष्म इन सबको वह अयोध्या भी लेके गए थे। राम भगवान हमेशा बिलीव करते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक इंसान को अपने काम को फुल डेवोशन की तरह करना चाहिए। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। राम भगवान एक्सलेंट थे ओरल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। जब भरत उनकी बात नहीं मान रहा था और जब भरत बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपनी मम्मा से कि उन्होंने उनको 14 साल का वनवास दे दिया था और वो चाहता था कि भगवान वापस से आ जाए अयोध्या में, तब राम भगवान ने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वो क्रिटिकल सिचुएशन को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था और संभाला था। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जगह बहुत सारी अच्छे से सिर्फ चीज़ों को बात करके ठीक कर लिया था। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ परसेप्शन। राम भगवान हमेशा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अपीयर करते हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों का परसेप्शन अलग है। और राम भगवान हमेशा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी इंसान को लेकर कोई भी व्यू या फिर सेंस डेवलप होता है तो वो सिर्फ क्रिएट होता है इफेक्ट ऑफ परसेप्शन की वजह से और ये हाईली एप्लीकेबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया रामायण के अंदर एक एग्जाम्पल दे करके रेन का। वो ये बोले कि अगर जब हमारी क्रॉप्स है वो अगर वो सारी सूख चुकी है, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, उसके बाद अगर बारिश हो रही है तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता है। वैसे ही पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैनेजर के लिए। आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे तो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली आपको अपने सारे काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करना चाहिए और जो काम आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स उनको लास्ट में करना चाहिए। और जब भी आप कोई काम करो तो उसको हर से 100% फोकस के साथ करो जिससे कि आपके पास कुछ टाइम खुद के लिए बच जाए और आप उस स्पेयर टाइम को खुद के लिए काम ले सकते हो। द नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ भी डिसीजन लो तो आप सब लोगों के सजेशंस लो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे है और उन सबके सजेशंस को लेते हुए अपने डिसीजंस बनाओ। जैसे कि दशरथ कैकई को बोलते हैं कि मेरी डिज़ायर जो थी राम भगवान को या फिर जो राम भगवान है उनको राजा बनाने की, वो मेरी अनफुलफिल रह गई क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कंसल्ट नहीं किया। ये इस्टेब्लिश करता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को कि क्रिटिकल सिचुएशन या फिर क्रिटिकल मैटर्स के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को साथ में लेके चलना। द नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। लॉस, गेन, लाइफ, डेथ, फेम, डिफेम, ये सब डेस्टिनी के हाथों में होता है और इन सब चीज़ों को कोई भी एक ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता। देयरफॉर हर एक इंसान को एक बैलेंस बनाना चाहिए और उसको हमेशा कूल रहना चाहिए ड्यूअल इफेक्ट जो है लाइफ के उनके लिए। और ये हमें एक समझाता है कि इमोशनल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के लिए, दोनों के लिए। द नेक्स्ट इज गोल कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा जो एक एम्प्लॉयर है उसके लिए जो ड्यूटी है और जो एम्प्लॉयज़ का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है या फिर सेल्फिश इंटरेस्ट है, ये दोनों अलग चीज़ है और कोई भी एम्प्लॉय इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके नहीं चल सकता और अगर वो लेके चलेगा तो वो अपने गोल्स को कभी मीट नहीं कर पाएगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट तभी रिजॉल्व हो सकते हैं अगर कोई एक अच्छा लीडर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दे। एक मैनेजर को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ऐसे बनाना चाहिए कि जिससे कि एम्प्लॉयज़ के गोल्स भी अचीव हो सके और उन दोनों को साथ में लेके आ जाए। द नेक्स्ट इज बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर बहुत क्लियरली और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप को। उन्होंने बताया जो सर्वेंट या फिर सबॉर्डिनेट है उनको डिस्क्राइब किया है एक ह्यूमन बॉडी के अलग डिफरेंट पार्ट्स की तरह एज ए हैंड, फीट एंड आईज। और उन्होंने बॉस को माउथ या फिर ब्रेन के जैसे बताया है। उन्होंने बताया कि जो लिम्स है या फिर बॉडी पार्ट्स है वो हमेशा ऑबिडेंट और अलर्ट होने चाहिए। वो सारे ऑर्डर्स उनको फुलफिल करने चाहिए जो कि एक माउथ या ब्रेन उनको बताता है प्रॉम्प्टली, फेटफुली और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर। जो माउथ है वो जैसे कुछ भी खाता है तो सारी एनर्जी वो सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देता है। सिमिलरली एक बॉस भी डिसाइड करे हर वो चीज़ जो कि बेनिफिट हो सारे पार्ट्स के लिए या फिर उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कि व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट और व्हेन टू अवॉइड। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा डेडिकेटेड और डिसिप्लिन रहना चाहिए और जो बॉस है वो हमेशा सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जस्ट और फेयर रहना चाहिए। द नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाहे वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, क्योंकि एक वही है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकती है फिर बिगाड़ सकती है। और रामायण में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज जब राम भगवान ने विभूषण को वेलकम किया था खुद के कैंप में और खुद की टीम में,
जिससे कि वो रावण के सारे सीक्रेट्स जान पाए और उसको डिफीट कर पाए। एंड सेकेंड इज़ जब राम भगवान ने सुग्रीव के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, क्योंकि वो बाली से फ्रस्ट्रेटेड था और राम भगवान ने बाली को हरा करके सुग्रीव को सारी पावर दे दी थी और उसको चीफ बना दिया था, जिससे कि उनको सारी लंका की जो आर्मी थी सुग्रीव की वो राम भगवान को मिल गई थी और उन्होंने सपोर्ट किया था राम भगवान को और इससे वो रावण को आराम से डिफीट कर पाए थे। द नेक्स्ट इज पावर करप्ट। पूरा वर्ल्ड पागल हो जाता है जब वो पावर ड्रंक हो जाता है। हर इंसान के पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब उसके पास पावर आए तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करे, क्योंकि जब भी कोई इंसान एरोगेंस हो जाता है पावर को लेकर के तो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और वो रॉन्ग एक्ट करना स्टार्ट कर। द लास्ट वन इज क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और कॉन्सेप्ट है जो कि रामायण में निकल के आया है। हनुमान जी एक क्राइसिस इवेंट्स को बहुत अच्छे से डील किया था, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे सॉल्व किया है और क्राइसिस को रिमूव किया है। हनुमान जी बेसिकली रामायण के अंदर एक क्राइसिस मैनेजर की तरह निकल के आए हैं और उन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने राम भगवान और सुग्रीव की दोस्ती करवाई थी। बाद में जब उनको पता चला था कि सीता जी लंका के अंदर है तो वही थे जो पूरा समुद्र पार करके गए थे और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन लेके आए थे। बाद में जब बैटल हुआ था लंका के अंदर और लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र लग गया था तब वही थे जो हिमालय जाके संजीवनी बूटी लेके आए थे। और रास्ते में जब वो भरत से मिले थे तब उन्होंने बताया था कि राम भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं। और जब राम भगवान ने रावण को डिफीट कर दिया था तब हनुमान जी थे जो जाकर के लंका में सीता जी को वापस लेके आए थे। तो अब इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि रामायण के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सीख सकते हो, मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई भी कर सकते हो। If you like my video, then hit the like button, subscribe it and press the bell icon and share this video as many as you can. Thank you.